हाँ तो बच्चों, आज का जो वीडियो है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। काफ़ी हद तक वीडियो इसी के ऊपर रहने वाला है। तो जो लोग बोर्ड्स का, तो पहली बात आपको बताया था, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, इसका बोर्ड में नहीं आता सवाल। इनफैक्ट ये जो टॉपिक है ये टॉपिक ही नहीं है बोर्ड्स में। मतलब समझ लो, मतलब ये जो ड्राइवेशन मैं कराऊंगा, ये इसके ऊपर जो सम्स मैं कराऊंगा, वो सब बोर्ड्स में नहीं है। इसका बस एक छोटा सा स्पेशल केस बोर्ड्स में है, जो कि मैं अलग आगे वाले वीडियो में करा दूंगा। सो यू डोंट हैव टू वरी। बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो तो मैंने पहले ही बता दिया है, ये वीडियो आप स्किप कर सकते हैं। आपकी मर्जी है, देखना है देख लो, अगर फ्री टाइम है तो देख लो। सवाल मैं समझाता हूँ। बोला है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। पहली बात हम ये निकाल चुके हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हम सर्कुलर निकाल चुके हैं, सर्कुलर वायर एट सेंटर निकाल चुके हैं और एट एक्सिस निकाल चुके हैं। अभी हम क्या निकालेंगे, स्ट्रेट वायर में निकालेंगे। ज़्यादा कुछ कठिन नहीं, सिंपल सी चीज़ें देख कैसे करते हैं। पहली बात, जो वायर है वो यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक गया है, ठीक है, यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक गया है। करंट इस तरफ है, इसलिए हम बोल रहे हैं यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से गया है, ठीक है ना। व्हाट डू दिस डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट, दिस इन डॉटेड लाइन्स का भी सिग्निफिकेंस है, मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ। हमें मान लें इस पॉइंट P में मैग्नेटिक फील्ड निकाल, दिस इज द पॉइंट P वेयर वी नीड टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो लोअर वाला पॉइंट को हमने डॉटेड लाइन से कनेक्ट किया पॉइंट P तक, अपर वाला पॉइंट को भी कनेक्ट किया डॉटेड लाइन से पॉइंट P तक। अभी ये वाला लाइन क्या है ना, इफ यू नोटिस ये जो वायर यहाँ पे है, वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पॉइंट P का। अब आप बोलोगे सर नहीं सर, ये तो कहीं और से है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यहाँ से होना चाहिए। बेटा यहाँ से कैसे होगा, यहाँ से जब होगा तो कुछ और एंगल बनाएगा। तो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वायर फ्रॉम दिस पॉइंट। समझ में आया कि नहीं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, डी मान ले इसको। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, डी मान ले। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो वायर जरूरी नहीं है कि, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान ली ये वायर है, आपको यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा। अगर आपको मान लो इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, वायर यही है, आपको इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझो अच्छे से, समझ में आ रहा है कि नहीं। बेसिक सा बात है, कोई बड़ी बात नहीं करा रहा हूं मैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मान ले तेरे को ये वाला पॉइंट है, मान ली इस पॉइंट में तेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ में आया कि नहीं, बिकॉज दिस इज 90 डिग्री। एक और चीज, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको हम बेस लाइन मानते हैं। क्या मानते हैं, बेस लाइन। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए काम आएगा, इसलिए इसको आप लोग मान सकते हो क्या, बेस लाइन लिख लो यहाँ पे, ठीक है। चलो अब मुद्दे की बात है कि हम मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो कैसे निकालें। हम कहाँ से कहाँ तक वायर के लिए निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक। अब अच्छे से देख, इस पॉइंट का दूरी इस पॉइंट से अलग है, ऊपर वाले पॉइंट का दूरी इस पॉइंट से अलग है, ऊपर वाले पॉइंट का दूरी इस पॉइंट से अलग है। हमको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, V0/4πI sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर। व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन DL एंड R। याद है कि नहीं, थीटा इज द एंगल बिटवीन DL एंड R। मत भूलो, बार बार बता चुका हूँ ये वाला चीज, ठीक है। ये फॉर्मूला में गड़बड़ नहीं करना है। अब देख, मेन बात है कि कोई भी एलिमेंट ले, हर एलिमेंट का दूरी यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट लिया DL का, उसका डिस्टेंस अलग है। यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट लिया DL का, उसका डिस्टेंस अलग है। यानी कि साफ साफ मुद्दे की बात है, इंटीग्रेशन लगेगा, डायरेक्ट आते हैं। तो मान, अब सारी डिस्टेंस बेस लाइन से मानेंगे। बेस लाइन को हम कुछ हद तक ऑरिजिन की तरह ट्रीट करते हैं, कुछ हद तक क्या पूरा ऑरिजिन की तरह ट्रीट करते हैं। मान ले वाई डिस्टेंस ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट माना, वाई नहीं एल मान ले इसको, ठीक है। छोटा सा एलिमेंट माना क्या बेटा, DL लेंथ का। लेंथ कितना है बेटा, DL। अच्छा DL का डायरेक्शन क्या होगा, DL का डायरेक्शन क्या होगा, जिस तरफ करंट जाता है, बताया था कि नहीं, जिस तरफ करंट जाता है, तो DL विल बी लाइक दिस, दिस इज DL। समझ में आया कि नहीं। अब इस एलिमेंट का मान ले पॉइंट P से डिस्टेंस कितना है, मान ले पॉइंट P से डिस्टेंस कितना है, R। कितना है, R। अगेन R इज ए वेरिएबल, ठीक है, R है। तो एक बार बता, DL इस तरफ, R इस तरफ। मैंने R क्या बताया था, R विल स्टार्ट फ्रॉम DL एंड गो टुवर्ड्स द पॉइंट, बताया था कि नहीं लास्ट क्लास में। तो DL इस तरफ, R इस तरफ, तो DL और R के बीच में एंगल क्या होगा, ये वाला होगा कि नहीं, ये वाला होगा कि नहीं। मान ले पहली बात, ये जो कंपोनेंट है थीटा बना रहा है, दिस कंपोनेंट बेस लाइन के साथ, ये जो R है, R क्या है, R इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P एज टेकन फ्रॉम DL। तो R DL के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूं, अगर ये थीटा है तो बेटा ये वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री।
माइनस थीटा। समझ में आ रहा है कि अगर ये 90 डिग्री माइनस थीटा तो ये वाला एंगल कितना होगा 90 डिग्री प्लस थीटा, ये आपको पता है 10वीं का बेसिक। ठीक है, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन डी एल एंड आर, प्रॉपर मैं एक्सप्लेनेशन समझा रहा हूँ। दिस विल बी म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन 90 डिग्री प्लस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा आ गया। ठीक है, अच्छा अगला बात, ये क्या हुआ बेटा एलिमेंट्री मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द एलिमेंट्री मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय दिस। अगर हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, ऊपर वाला चीज में मिटा देता हूँ अभी के लिए। अच्छा ये बता, ये स्टेप लिखो आप, व्हाट इज साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। मैं स्पेस बचाने के लिए थोड़ा मिटा मिटा के लिखूंगा, आपको मेरे साथ फॉलो करना है। दिस विल बी कॉस थीटा। अब एक प्रॉब्लम है, अच्छे से सुनेगा तो एक प्रॉब्लम है। पहली बात, डीएल तो बेटा वेरिएबल है ही, डीएल इज ए वेरिएबल, क्योंकि आपका जैसे जैसे ऊपर जाओगे एल का वैल्यू चेंज होता जाएगा। लोअर एलिमेंट ये है, अपर एलिमेंट ये है। जब हम यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेशन करेंगे, ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक जब इंटीग्रेशन करेंगे तो अच्छे से देख, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे आर की वैल्यू चेंज होती जाएगी, आर की वैल्यू चेंज होती जाएगी। आर की वैल्यू पहले ये होगी, फिर ये होगी, फिर ये होगी, ये होगी। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे हर एक एलिमेंट को कवर करेंगे, आर की वैल्यू चेंज होगी। तो डीएल भी वेरिएबल और आर भी वेरिएबल। अच्छे से देख वेरिएबल क्या क्या, जो वेरिएबल है उसको मैं रेड मार्कर से मार्कर, डीएल भी वेरिएबल, आर भी वेरिएबल। दूसरी बात, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते जाएंगे थीटा की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। सोच के देख, तो थीटा भी वेरिएबल, 3 वेरिएबल एक इंटीग्रेशन में पॉसिबल है क्या, नहीं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, 3 वेरिएबल को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना। तो हम क्या करेंगे, सारे के सारे वेरिएबल को थीटा के टर्म में लेके आ जाएंगे। जितने वेरिएबल है हमारे पास सबको किस टर्म में लेके आएंगे बेटा, थीटा के टर्म में, क्योंकि 3 वेरिएबल को एक साथ सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। तो हम किस तरह सारे वेरिएबल को एक वेरिएबल में लेके आते हैं, देखो। पहली बात तू देख, दिस डी इज कॉन्स्टेंट बिकॉज इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, दिस डी इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, हम लोग सबको थीटा के टर्म में लेके आएंगे। तो पहली बात, ऐसा मान ले, आर को पहले करते हैं। ये बता, कंसिडर दिस ट्राइंगल, कंसिडर दिस ट्राइंगल। क्या मैं कह सकता हूं cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, और आई कैन से आर इक्वल टू डी सेक थीटा। नेक्स्ट थिंग, आपका डीएल को क्या लिखेंगे, देख। अच्छा, कंसिडर अगेन सेम ट्राइंगल, एल बाई डी क्या होगा, टेन थीटा। एल बाई डी क्या होगा बेटा, टेन थीटा, और आई कैन से एल इक्वल टू डी टेन थीटा। डिफरेंशिएट कर, डी एल इक्वल टू डी तो कांस्टेंट है बेटा, क्योंकि वो डी तो कांस्टेंट है, टेन थीटा का डिफरेंशिएट क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। आई होप ये वाला बात आपको समझ में आया होगा। अब आर का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, डीएल का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो डीबी का वैल्यू क्या आ जा रहा है बेटा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई तो कांस्टेंट है, उसको हटा दिया मैंने। डीएल का वैल्यू क्या है बेटा, डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू कॉस थीटा तो है ही। मैं एक बार देख लेता हूँ भाई कि वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। पता चला इतना मेहनत किया, कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ ना भैया, बढ़िया रिकॉर्ड हो रहा है एकदम मज़ा से। डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा बेटा, डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगेन देख, डीएल का वैल्यू क्या हो गया, डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, कॉस थीटा तो है ही, और आर स्क्वायर का वैल्यू हो गया बेटा डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। आई होप समझ में आ गया होगा। अच्छे से देख, म्यू नॉट आई बाई 4 बाई, बहुत सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, डी स्क्वायर डी सिर्फ डी बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, सिर्फ कॉस थीटा डी थीटा बचा। इंटीग्रेशन कितना सिंपल हो गया देख। अपने को दिमाग लगाना है, जो बच्चे मैथ्स लेके पढ़ रहे हैं टेंशन मत लो, ऐसी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी जब आप इंटीग्रेशन करोगे। आपका बुक 2 का फर्स्ट चैप्टर है वो, मैथ्स का जो बुक 2 का फर्स्ट चैप्टर है, इंटीग्रेशन बहुत बढ़िया चैप्टर है, 13 एक्सरसाइजेस उसमें। और इंटीग्रेशन मतलब मैं बता रहा हूँ बेटा, मैथ्स का जब इंटीग्रेशन करोगे ना एकदम मजा आ जाएगा, दिमाग में पूरा घूम जाएगा, बहुत काफ़ी अच्छा लेवल का टॉपिक है वो। ये हो गया डीबी। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई इंटीग्रेशन के बाहर, अच्छा म्यू नॉट भी कांस्टेंट, आई भी कांस्टेंट, 4 पाई भी कांस्टेंट, डी भी कांस्टेंट, डी भी कांस्टेंट है मेरे भाई। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा कॉस साइन थीटा। ठीक है, अब लिमिट, अच्छा वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, थीटा। तो थीटा का लिमिट लेंगे, यानी कि लोअर एलिमेंट में जब था तो मान ले एंगल कितना बना रहा था, थीटा 2, और जब अपर एलिमेंट में था तो मान ले एंगल कितना बना रहा था, जो अपर एंगल है कितना बना रहा था, थीटा 1। अच्छे से देख, लोअर एलिमेंट कितना बना रहा है, एक बार मैं इसको थोड़ा और अच्छे से कर देता हूं। लोअर एलिमेंट थीटा 2 बना रहा है, अपर एंगल कितना बना रहा है, थीटा 1। समझ में आया कि नहीं। तो आपका आंसर कितना हो गया बेटा, थीटा 2 से लेकर थीटा 1,
तो फिर म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे लिख देना अप्लाई साइन कन्वेंशन इन थीटा। अप्लाई, मैं सब समझाऊंगा, अभी बस लिखते जा, अभी बस लिखते जा। अप्लाई साइन कन्वेंशन इन थीटा, अभी बस लिखते जा। ये आपका डेरिवेशन है। मैं एक और बात बता देता हूँ, सिंस ये बोर्ड, ये टॉपिक ही सिलेबस में नहीं है, मतलब बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, तो इसका डेरिवेशन आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए देख के भी क्या करोगे, लेकिन मेरा काम से कराना, मैंने करा दिया, आप नोट डाउन कर लो पूरी तरीके से इस चीज़ को। हाँ तो बच्चों अभी हम कुछ केसेस में आएंगे, ये केसेस काफ़ी ज़रूरी है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं इस केस से। ये केस कुछ नहीं है, जो डेरिवेशन कराया था वही है। करंट आई फ्लो हो रहा है, लोअर वाला एंगल थीटा 2, अपर वाला एंगल थीटा 1, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2। नेक्स्ट इस केस में आते हैं भैया। ये केस में कुछ नहीं है, ये केस बेसलाइन से शुरू हुआ है, कुछ जगह तक गया है। तो बेसलाइन से जो शुरू हुआ है, तो इसका लोअर पॉइंट देख, लोअर पॉइंट से अपर पॉइंट तक जाता है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट वाले का कोई थीटा है क्या भाई? मतलब कि थीटा 2 की वैल्यू कुछ एक है, ये पॉइंट अगर यहाँ पे आ गया तो थीटा 2 की वैल्यू क्या हो गई? 0। तो सिंपली क्या बचेगा? साइन थीटा 1, द थीटा विल बिकम थीटा 1 माइनस साइन थीटा वट एवर, माइनस साइन 0, माइनस साइन 0। साइन 0 क्या होता है बेटा? 0। इसको लिखने का जरूरत नहीं, सिंपली ये हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा। इसमें मैं समझा भी क्यों रहा हूँ, ये तो आ जाना चाहिए समझ में। इसमें मान लो ये एंगल थीटा 1 है और ये एंगल क्या है बेटा? थीटा 2। ये एंगल क्या है? थीटा 2। तो इसमें आंसर क्या होगा? इसमें आंसर होगा बेटा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन अपर एंगल क्या है? थीटा 1 माइनस साइन लोअर एंगल क्या है? माइनस थीटा 2। क्या बताया था? साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। बेस लाइन के ऊपर पॉजिटिव, बेस लाइन के नीचे नेगेटिव, बार बार बता चुके हैं। बेस लाइन के ऊपर पॉजिटिव, बेस लाइन के नीचे नेगेटिव। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये हो गया बेटा आपका माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस। आपको पता होगा ये वाला चीज़ तो, ठीक है, ये वाला चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बेटा साइन कन्वेंशन यूज करोगे, लेकिन लिखोगे ऐसे माइनस साइन ऑफ माइनस, ठीक है, ऐसे करके लिखोगे। बहुत ज़रूरी है ये वाला चीज़, बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको समझाता हूँ क्यों हो रहा है ये। तो खुद एक बात बता, साइन थीटा 1 ऊपर वाले कंपोनेंट की बात कर रहा है। साइन थीटा 1 इज टॉकिंग अबाउट दिस कंपोनेंट। साइन थीटा 2, अच्छा इसको मैं एक बार प्लस करके लिख देता हूँ, आप लोग होशियार हो, आप लोग खुद से लिख लोगे 2 स्टेप में। जो साइन थीटा 2 है वो लोअर वाले पोर्शन की बात कर रहा है, तो अच्छे से देखेगा। ऊपर अब मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं इस पॉइंट में, डायरेक्शन, ठीक है। करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, पॉइंट इस तरफ है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी ऊपर वाले हिस्से के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ ही है। नीचे वाले हिस्से में भी करंट तो इसी तरफ जा रहा है ना मेरे भाई। करंट पॉइंट उसी तरफ, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? अंदर की तरफ। तो ऊपर वाले के लिए भी अंदर की तरफ, नीचे वाले के लिए भी अंदर की तरफ, तो दोनों के दोनों ऐड होंगे कि नहीं? इसलिए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? तो इस तरीके से आपको लॉजिक के बारे में सोचना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो ये हो गया एक। नेक्स्ट आपका इनफाइनाइट वायर, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है बेटा, और मैक्सिमम केसेस में आपका यही लगने वाला है। ये सब तो मतलब उतना कुछ खास लगते नहीं, लेकिन तब भी जान लो ये वाला केस लगने वाला, और ये वाला केस बोर्ड्स में भी है। इसका डेरिवेशन मतलब आगे अलग से होता है, ठीक है, वो मैं करा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो खुद एक बात लॉजिक लगा, थीटा 1 क्या होता है? ऊपर वाला का एंगल। थीटा 1 क्या होता है? ऊपर वाला का एंगल। थीटा 2 क्या होता है? नीचे वाला का एंगल। तो ऊपर वाले का एंगल तो खुद सोच, अगर ये लाइन इनफाइनाइट में जा रही है तो ये वाले को अगर मुझे अपर वाले कंपोनेंट से टच करना है तो मुझे कैसा जाना पड़ेगा? लगभग पैरेलल सोच, क्योंकि अगर ये लाइन इनफाइनाइट तक जा रही है तो मुझे अगर इस पॉइंट से एक लाइन निकालना है जो इस लाइन के टॉप से मीट करे, तो कैसे जाएगा? वो पैरेलल जाएगा ना, सोच के देखो, क्योंकि इनफाइनाइट में जा रही है वो, ठीक है। सेम नीचे वाले के लिए भी, नीचे वाले के लिए भी 90 डिग्री। तो क्या मैं कह सकता हूँ मेरा आंसर क्या आएगा? इसके लिए आएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन ऑफ अपर एंगल। एक बार मैं देख लेता हूँ विजिबल है क्या, क्योंकि मैं काफ़ी एज में जा चुका हूँ, हालांकि बहुत बढ़िया तरीके से विजिबल है। माइनस साइन ऑफ लोअर एंगल। लोअर एंगल कितना है बेटा? ऊपर वाला तो 90 डिग्री, लोअर वाला क्या है? माइनस 90 डिग्री। मत भूलें, बिल्कुल नहीं भूलना है बच्चा पार्टी, ठीक है। तो ये कितना हो गया? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी 1 माइनस माइनस 1। वट इज माइनस 1? वट डज माइनस 1 मीन? माइनस 1 मीन्स माइनस 1। तो 1 माइनस माइनस 1 क्या होता है? 2। 2 और 4 कैंसिल जाके आपका आंसर आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। क्या आ जाएगा? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई। ये रिजल्ट आपको सोते जागते याद रहना चाहिए, बहुत सबसे ज़्यादा यही यूज़ होगा और कुछ यूज़ नहीं होना है। ये सब फालतू है, ये वाला काम का है, ठीक है। ये वाला आया। नेक्स्ट एक और 2 केस बच जाते हैं, मैं आपको बता देता हूँ वो 2 केस क्या है। वो 2 केस है बेटा हाफ इनफाइनाइट का। हालांकि हाफ इनफाइनाइट जैसा कोई शब्द होता नहीं, आपको भी पता है।
देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड हाफ इनफाइनाइट, लेकिन मैं अपने टर्मिनोलॉजी के लिए बोलता हूँ कि हाफ इनफाइनाइट है। मतलब हाफ इनफाइनाइट मतलब क्या है, देखा इनफाइनाइट क्या है बेटा, तो दोनों तरफ इनफाइनाइट, ठीक है। हाफ इनफाइनाइट का मतलब क्या, बेस लाइन के नीचे कुछ नहीं है, मतलब नीचे वाला हिस्सा पूरा गायब है, सिर्फ बेस लाइन से लेकर ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो बेस लाइन से लेकर अगर ऊपर की तरफ है तो खुद एक बात बता, अपर एंगल क्या होगा +90 डिग्री, लोअर एंगल क्या होगा 0 डिग्री, तो क्या होगा साइन 90 डिग्री माइनस साइन 0 डिग्री। वो लिखने का जरूरत नहीं है, आपका आंसर कितना आ गया, μ0I/4πd। समझ में आ रहा है कि नहीं, वो ऑब्वियस सा बात है बेटा। देख हाफ इन फुल इनफाइनाइट का वैल्यू क्या है, μ0I/2πd। हाफ इनफाइनाइट का वैल्यू क्या होगा, पूरे इनफाइनाइट के वैल्यू का आधा। ये वायर पूरा, ये वायर आधा है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू अगर b है तो इसका वैल्यू क्या होगा b/2। तो b/2 करते तो ये आ जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई बड़ी बात उसमें है नहीं, ठीक है। ये समझ में आया। एक आखिरी बच जाता है, स्पेशल केस है। स्पेशल मतलब वो सबसे इंपॉर्टेंट केस भी आप कह सकते हो। वो केस क्या है मैं आपको बताता हूँ, आप लोग लिख लो एक बार। वो स्पेशल केस क्या है, लिखो। इफ द पॉइंट लाइज along the length of the wire, if the point lies along the length of the wire, if the point lies along the length of the wire, मैं समझा रहा हूँ आपको। ऐसे नहीं, आपको मैं वैसे बना के दिखाता हूँ तो आपको फील भी आएगा वैसे। ये मान ले वायर है, पॉइंट यहाँ पे है, द पॉइंट इज लाइंग along the length of the wire, द पॉइंट इज लाइंग along the length of the wire। समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब जनरली क्या था, पॉइंट यहाँ पे रहता था, अभी क्या है along the length of the wire है। तो अपर एंगल क्या है, अपर एंगल से लाइन, ये बेस लाइन हो गया, ये बेस लाइन हो गया। अपर एंगल से अगर लाइन खींचेगा तो भी यही लाइन 90 डिग्री, लोअर एंगल से, लोअर पॉइंट से भी लाइन खींचेगा तो भी लोअर एंगल कितना है 90 डिग्री। सोच के देख, सोच के देख। तो इस पॉइंट को यहाँ पे लेके आ जा, जब तू इस पॉइंट को इमेजिन कर, ड्रैग करके तू इधर लेके आ रहा है, तो तुझे दिखेगा कि θ2 और θ1 दोनों का वैल्यू 90 डिग्री होते जा रहा है। जैसे ये पॉइंट यहाँ पे एकदम नजदीक में आ जाएगा, तुझे नजर समझ में आएगा कि θ1 और θ2 दोनों का वैल्यू क्या होता जा रहा है बेटा 90 डिग्री। तो क्या मैं कह सकता हूँ जो भी फॉर्मूला आएगा μ0I/4πd साइन 90 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री होगा कि नहीं, वो कितना होता है 0। देख इन शॉर्ट आपका आंसर क्या है मैग्नेटिक फील्ड का 0। हालांकि मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, दिस इज नॉट द डिराइवेशन ऑफ दिस, ये इसके डिराइवेशन नहीं है। इसका डिराइवेशन मतलब ये अलग ही है, इसको लॉजिकली सोच के मत, काफ़ी ज़्यादा हाई थिंकिंग प्रोसेस करके ये वाला रिजल्ट आता है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। और ये ऑब्जर्व भी किया गया कि अलोंग द लेंथ 0 होता है, और इसको हम ऐसे करके समझा देते हैं ये वाला टेक्निक से। हालांकि आपको उतना दिमाग लगाने का जरूरत नहीं, आपको बस दिमाग में ये रखना है, इफ द पॉइंट लाइज अलोंग द वायर मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0। तो आपको अभी तक सारा चीज़ें आ चुकी हैं। अब मैं आपको एक सवाल देने वाला हूँ, यह सवाल आपको करना है, ठीक है। मैं मिटा रहा हूँ, देखिए सवाल सॉल्व करो भाई। पहला, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। वीडियो पॉज करो, खुद करो। एक स्क्वायर है ऑफ साइड लेंथ a, उसके सेंटर में आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और उसमें करंट आपका I फ्लो कर रहा है, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, आप लोग पॉज करके सॉल्व करने का ट्राई करो, तब तक मैं वीडियो का बाकी हिस्से को मिटाता हूँ, आप लोग खुद ट्राई करो, ठीक है। बिल्कुल कोई बड़ा बात नहीं है, तब तक मैं फोकस भी एक बार चेक कर लूँगा, है ना। फोकस भी बराबर ही है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। ओके, वीडियो क्वालिटी काफ़ी इंप्रूव हो गया है वैसे, होगा क्यों नहीं होगा, है बताओ। चलो देख भाई, स्टार्ट करने से पहले अपने को जो 4 वायर है ना, 1 2 3 4, चारों वायर को हम लोग पहले तोड़ देंगे 4 पर्टिकुलर वायर में। तो इस वायर के लिए पहली बात पहली बात डायरेक्शन, सबसे पहले क्या निकालेंगे डायरेक्शन। करंट इस तरफ है, किस पॉइंट में निकालना है, सेंटर में निकालना है, सेंटर इस तरफ है, डायरेक्शन क्या आ रहा है ऊपर की तरफ। तो इस वाले पॉइंट के लिए बाहर की तरफ आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड। इस वाले पॉइंट की बात करते हैं, इस वाले पॉइंट के लिए ये पॉइंट सेंटर, मतलब ये करंट पॉइंट अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, दोनों केसेस में बाहर आ रहा है। इसके लिए पॉइंट इस तरफ बाहर, तीनों के लिए बाहर आ रहा है। 4 पॉइंट इस तरफ बाहर, चारों के लिए बाहर आ रहा है भाई मैग्नेटिक फील्ड, चारों के लिए बाहर आ रहा है। अच्छे से देखिएगा तो चारों के चारों आइडेंटिकल इन शेप है, चारों के चारों अगर आइडेंटिकल इन शेप है और चारों के चारों के लिए बाहर आ रहा है, तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, आई कैन सिंपली डू वन थिंग, 4 इंटू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एनी वन ऑफ देम। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। और चारों के चारों बाहर, मतलब बाहर की तरफ मतलब डॉट आएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो 4 इंटू व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एनी वन, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं।
इसलिए निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे देख, अपर हिस्सा ये वाला, देख करंट इस तरफ जा रहा है ना, तो ये वाला अपर हिस्सा, ये वाला लोअर हिस्सा। अपर हिस्से का एंगल कितना है मेरे भाई, बताइए एंगल कितना होता है 45 डिग्री। लोअर हिस्से का एंगल कितना है बेटा, -45 डिग्री। समझ में आया कि नहीं। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। डी क्या होता है, डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अच्छा सेंटर से वायर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा कि नहीं खुद बताइए। ये अगर पूरा लेंथ ए है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, a/2 इंटू साइन अपर एंगल माइनस साइन लोअर एंगल। समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे भाई, सॉल्व कर। ये कैंसिल, 2 म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, 2 साइन 45 डिग्री। व्हाट इज साइन 45? साइन 45 डिग्री इज 1/√2। कितना आ गया बेटा, दिस बिकम √2, सॉरी 4 पाई मैंने क्यों लिखा, 4 और 4 तो कैंसिल हो गया, 2√2 म्यू नॉट अपॉन 2√2 म्यू नॉट अपॉन पाई ए। दिस इज द वैल्यू। बहुत बढ़िया वैल्यू है, नोट डाउन इसको करो भाई, नोट डाउन कर लो, अगले सवाल में जा रहे हैं हम लोग। 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए, ठीक है। नेक्स्ट क्या सवाल है इधर देखिए, ऐसे सवाल देख बहुत सारे मिलेंगे तेरे को, बहुत सारा सवाल मिलेगा तेरे को, बस प्रैक्टिस करना है, कोई बड़ी बात है नहीं उसमें। ये वाला करो, करंट ऐसे जा रहा है, ये इनफाइनाइट लॉन्ग है, आपको बताना है इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है। नाउ व्हाट इज दिस पॉइंट, पहले बता देता हूं आपको। दिस डिस्टेंस इज ट्वाइस डी, दिस डिस्टेंस इज ट्वाइस डी, each of this distance is d, ठीक है, each of this distance is d, the whole distance is twice d। आपको बताना है भैया मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड निकालो। अगर आपका आ जाता है तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके आंसर चेक कर लो, आप फास्ट फॉरवर्ड करके आंसर चेक कर लो। ये सब सवाल मेरे को क्लास में कराना चाहिए था यार, एक एक करके पूछता करवाता तो आपको फील भी आती और मैं मतलब वेरीफाई भी कर पाता कि आपको हो रहा है कि नहीं। ये सब मैं सिंपली होमवर्क के बहाने नहीं छोड़ सकता। चलो देखो, पहली बार डायरेक्शन, सबसे पहला स्टेप क्या है, वी विल ऑलवेज फाइंड डायरेक्शन। आई एम टेलिंग यू, 1000 टाइम्स, विल ऑलवेज ट्राई टू फाइंड डायमेंशन। क्या, विल ऑलवेज ट्राई टू फाइंड डायरेक्शन। डायरेक्शन देख, इसके लिए निकाल करंट पॉइंट कहाँ पे, ये वाला पॉइंट, रेस्ट ऑफ द फिंगर्स टुवर्ड्स योर पॉइंट आउटसाइड, मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग इन द आउटसाइड डायरेक्शन, आउटवर्ड डायरेक्शन। करंट पॉइंट आउटवर्ड डायरेक्शन, करंट पॉइंट आउटवर्ड डायरेक्शन। तो तीनों के तीनों डायरेक्शन एक ही तरफ आने, तो तीनों का तीनों आंसर क्या होगा, पॉजिटिव में, और तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, ऐड। ठीक है, तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, ऐड। तो इसके लिए मान लें मैग्नेटिक फील्ड आपका B1 आ रहा है, इसके लिए आ रहा है B2, इसके लिए आ रहा है B3। अच्छे से देखेगा तो B1 और B3 सेम है, B1 और B3 क्या है, सेम। अच्छे से देखेगा तो एक बार B1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, B1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखे भाई, देगा बता, पहले B1 के लिए, B1 के लिए तो खुद एक बात बता, करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, तो अपर एंगल ये इस तरफ बनेगा, लोअर एंगल किस तरफ बनेगा, उस तरफ। समझ में आ रहा है कि नहीं, किस तरफ बन रहा है, अच्छे से देख। B1 इस तरफ है, ये वाला अपर साइड होगा और वो वाला लोअर, क्योंकि हमने स्ट्रेट वायर के लिए पढ़ा है। ठीक है, तो अपर साइड का ये एंगल कितना होगा, देखिए ये भी D, ये भी D, तो ये स्क्वायर बन रहा है कि नहीं, ये पूरा 2D, तो ये वाला D पूरा का पूरा स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा मेरा भाई, 45 डिग्री। समझ में आया कि नहीं। ये वाला एंगल क्या होगा, पीछे वाला एंगल तो इनफाइनाइट में जाके मिल रहा है, हमको पता है इनफाइनाइट में एंगल क्या होता है बेटा, 90 डिग्री। लेकिन क्या ये 90 होगा कि -90, -90। क्यों, क्योंकि करंट इस तरफ जा रहा है, तो बेस लाइन ये है, और करंट जिस तरफ जा रहा है उसको हम क्या मान लेते हैं, पॉजिटिव। तो नीचे वाला क्या हो गया, नेगेटिव, यानी कि इस तरफ एंगल क्या होगा, -90। समझ में आया। तो B1 की वैल्यू कितनी होगी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन 45 डिग्री माइनस साइन ऑफ -90 डिग्री। इसका आंसर क्या आ गया, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी 1/√2 + 1। ठीक है, नेक्स्ट B2 निकालते हैं एक बार। B2 क्या होगा पता, चलो अभी मैं B1 वाला का हिस्सा मिटा दे रहा हूँ ताकि अपने को किसी तरीके का कोई वो ना हो।
कोई परेशानी ना हो, मतलब कन्फ्यूजन आपको क्रिएट ना हो। ये बता, करंट इस तरफ जा रहा है तो ये एंगल क्या होगा, दिस विल बी 45 डिग्री एंड दिस विल बी -45 डिग्री। बिल्कुल गड़बड़ नहीं करना। क्यों, देख करंट जिस तरफ जाता है हम लोग उसको क्या मानते हैं, पॉजिटिव। समझ में, हालांकि वैसे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप जैसे भी मानो कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या आंसर आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4πd साइन ऑफ व्हाट इज द अपर एंगल 45 डिग्री, व्हाट इज द लोअर एंगल -45 डिग्री। आंसर आ गया बेटा म्यू नॉट आई अपॉन 4πd साइन 1/√2 1/√2 √2 1+√2 हो रहा है सिंपली वो। समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट B3 क्या होगा, B3 खुद निकाल बेटा। देखो भाई मेरे को सारे कराने पड़ने, आपको भी करने हैं, ठीक है, कि मैं सारे कराते जाऊंगा तो फिर कैसे चलेगा। ये बता, करंट इस तरफ जा रहा है तो अपर एंगल क्या हो गया 90 डिग्री, लोअर एंगल कितना हो गया -45 डिग्री। तो B3 क्या हो गया बेटा, म्यू नॉट आई अपॉन 4πd साइन ऑफ अपर एंगल माइनस साइन ऑफ लोअर एंगल, -45 तो ये प्लस हो गया, +45 डिग्री। इसका वैल्यू आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 4πd 1 + 1/√2। अच्छे से देख रिजल्ट सेम है तो तीनों का रिजल्ट आपको फाइनली क्या करना है, यू हैव टू ऐड ऑल द 3 रिजल्ट B1 + B2 + B3 और नेट डायरेक्शन क्या होगा, तीनों के लिए डायरेक्शन क्या है, बाहर की तरफ। तो आंसर आपका तीनों को ऐड कर देना, ऐड करके जो आंसर आता है लिख लेना। मैं एक बार लिख लेता हूँ, बी नेट होगा बेटा म्यू नॉट आई बाई 4πd कॉमन जाएगा 1/√2 + 1 ये 1/√2 वो 1 पहली बार 2 + √2 + √2 ये हो गया आपका आंसर। ठीक है बेटा, और आंसर आप ऐसे लिखोगे, इसका मतलब क्या है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है बेटा, इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन कर लें अभी। हाँ तो बच्चों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ होमवर्क देना चाहता हूँ, ये आपको करना है, करके मेरे को व्हाट्सएप के थ्रू बताना है। पहला ये क्वेश्चन उतना आसान नहीं जितना लग रहा है, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाओगे बढ़िया से। रेक्टेंगल है और करंट आपका आई फ्लो कर रहा है इस तरीके से, साइड ए साइड बी। ठीक है, कैसे करना है हिसाब किताब लगाओ, प्रैक्टिस करो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसकी अगर बात करें, यहाँ भी करंट आई फ्लो डायरेक्शन के साथ बताना है। ट्राइंगल है ऑफ साइड लेंथ L, सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये भी बढ़िया सवाल है। ये वायर ऐसे जा रहा है, यहाँ से शुरू हुआ है, इस पॉइंट से शुरू हुआ है और ये इन्फाइनाइट तक जा रहा है, मतलब यहाँ से शुरू हुआ है ये इन्फाइनाइट तक जा रहा है, लेकिन पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट कहाँ पे है, ठीक परपेंडिकुलर नीचे एक पॉइंट है डी डिस्टेंस, ये डी है। आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है, बहुत बढ़िया सवाल है। नेक्स्ट वाई एक्सिस में भी करंट जा रहा है, एक्स एक्सिस में भी करंट जा रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। वाई एक्सिस में भी करंट जा रहा है, एक्सिस में भी, दोनों में सेम करंट आई जा रहा है। आपको 4,3 वाले पॉइंट में और -4,-3 ये दो अलग अलग पॉइंट है, दोनों अलग अलग पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, अकल लगाओ, सॉल्व करने का ट्राई करो, बढ़िया सवाल दिए हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटा रहा हूँ। बढ़िया सवाल दिए। देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोग ये सवाल कर सकते हो। अच्छा एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, आप हो सके तो आप ये पूरा वीडियो एक बार देख लो और एंड में आप होमवर्क कर लेना। पूरा वीडियो एक बार खत्म कर लो, एंड में आप होमवर्क कर लेना, मैं एक्स्ट्रा एडिशनल होमवर्क भी दूंगा आपको। नेक्स्ट सवाल लिखें, क्वेश्चन लिखो, करंट I1 एंड I2 आर फ्लोइंग थ्रू x and y axis respectively, find the magnetic field, find the locus of all the points where magnetic field is zero. Find locus of all the points where magnetic field is zero. सुना अच्छे सवाल में क्या बोला है, करंट I1 ऐसे जा रहा है इनफाइनाइट, पूरा माइनस इनफाइनाइट से शुरू होकर प्लस इनफाइनाइट तक जा रहा है, I2 माइनस इनफाइनाइट वाई से लेकर प्लस इनफाइनाइट वाई तक जा रहा है। आपको बताना है किस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। पहले बात हम क्वाड्रेंट वाइज डिसाइड करते हैं, क्या इस क्वाड्रेंट में जीरो हो सकता है, सोचो एक बार। I1 के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या है इस क्वाड्रेंट में, इस पॉइंट की बात करते हैं, करंट पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ आ रही है, तो I1 के लिए फील्ड ऊपर की तरफ आ रही है, लेकिन I2 के लिए देखेंगे तो I2 पॉइंट इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आ रही है। हाँ जीरो हो सकता है, दे मे कैंसिल ईच अदर, करेक्ट बात। नेक्स्ट एक बार सेकंड क्वाड्रेंट की हम बात करें तो, सॉरी यार सेकंड क्वाड्रेंट तो ये है,
ठीक है, तो यहाँ पे आ सकते, दे दे पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे आ जाए। ठीक है, करंट इस पहले वाई एक्सिस के लिए निकालते हैं इस पॉइंट पे। करंट खुद देखो, पॉइंट फील्ड बाहर की तरफ, एक्स एक्सिस के लिए करंट पॉइंट फील्ड बाहर की तरफ, दोनों के लिए फील्ड बाहर की तरफ आ रही है, तो दोनों की तरफ बाहर की तरफ आ रही है, यानी कि दोनों ही एक्सिस के लिए फील्ड क्या होगी, ऐड होगी। ऐड होगी तो जीरो आ सकती है नहीं। नेक्स्ट इस एक्सिस में बात करते हैं, करंट पॉइंट, मतलब इस क्वाड्रेंट में बात करते हैं, करंट पॉइंट बाहर की तरफ, करंट पॉइंट अंदर की तरफ आ सकती है, दोनों कैंसिल हो सकता है, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। कोई काम नहीं है, इसमें भी नहीं होता, देख तभी देख ही लेते हैं एक बार, आप खुद चेक कर सकते हो। करंट पॉइंट, सॉरी इसकी बात करनी थी, सॉरी मैं यार कंफ्यूज हो गया यार, इस पॉइंट के फोर्थ क्वाड्रेंट, करंट पॉइंट इस तरफ अंदर की तरफ फील्ड, करंट पॉइंट नीचे की तरफ अंदर की तरफ फील्ड, दोनों के लिए अंदर की तरफ आ रही है, यानी कि दोनों के लिए ऐड होगी। आप मेरे को ज़्यादा कुछ सोचने का जरूरत है नहीं, तो ऐड होगी तो यहाँ पे कैंसिल नहीं हो सकता, तो हमारा आंसर क्या है बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। कभी कभी तो सवाल में ऐसे आ जाता है विच किस क्वाड्रेंट में होगी, ऐसा भी सवाल आ जाता है, लेकिन अपने को उतना आसान नहीं करेंगे, अपन पूरा लोकस निकाल लेंगे ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोकस, बेटा थोड़ा सा मैं कैमरा को एडजस्ट कर लेता हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोकस, लोकस का मतलब क्या है बताओ भाई। लोकस का मतलब होता है, इट इज, लोकस मतलब क्या, हर उस पॉइंट के बारे में बताओ, वो पूरा पॉइंट का जो पाथ है वो बताना है। ठीक है, चल मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, आपको फील आएगी कैसे करना है। लेट अस से a point x comma y, at point x comma y net field is 0. If at point x comma y net field is 0, therefore at point x comma y, at x comma y, magnetic field due to x vector sum, magnetic field due to y must be equal to what, 0। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड टू x क्या है, x वाले के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या है बता, ये डिस्टेंस क्या है बेटा, सॉरी दिस डिस्टेंस विल बी व्हाट, y, मत भूल, दिस डिस्टेंस विल बी व्हाट, y। ये पूरा का पूरा लाइन क्या है, स्ट्रेट लाइन, और ये पूरा का पूरा लाइन इनफाइनाइट है, अच्छे से देख। तो मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट विल बी व्हाट, म्यू नॉट आई बाई 2r, भूल गया क्या, ये इनफाइनाइट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट क्या होता है, सॉरी म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, सॉरी म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर की वैल्यू क्या है, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ आर, y। समझ में आया कि नहीं, I1। और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगा, करंट पॉइंट बाहर की तरफ मतलब k कैप प्लस मैग्नेटिक फील्ड टू y एक्सिस के लिए करंट पॉइंट अंदर की तरफ माइनस के कैप, पहली बात तो माइनस के कैप उसको लिख ले, ठीक है, मैग्नीट्यूड लिखते हैं, म्यू नॉट I2 बाई 2 पाई डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, एंड वी नो दिस इज द वैल्यू ऑफ x, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई x दैट इज इक्वल टू 0। अच्छा ये के कैंसिल हो गया, कैंसिल होकर ये माइनस से उस तरफ चला गया, तो क्या बचा आपका, म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई y इक्वल टू म्यू नॉट I2 बाई 2 पाई x। अब म्यू नॉट बाई 2 पाई, म्यू नॉट बाई 2 पाई कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू I1 बाई I2 इंटू एक्स, y इक्वल टू I1 बाई I2 इंटू एक्स। अच्छा ये किसकी तरह आ रहा है, दिस इज कमिंग एज ए स्ट्रेट लाइन हैविंग पॉजिटिव स्लोप, I1 और I2 दोनों करंट है, और दोनों की वैल्यू हमें पॉजिटिव ही बोली गई है ना, तो y इक्वल टू mx स्लोप हैविंग 0x इंटरसेप्ट, 0y इंटरसेप्ट, यानी कि प्लस ही कुछ है ही नहीं, 0y इंटरसेप्ट, यानी दिस विल पास थ्रू ओरिजिन। अगर आपको एग्जाम में I1 और I2 की वैल्यू दे देता है, I1 और I2 एंडेबिलिटी में बैठोगे तो आपको प्रॉपर दे देगा, I1 इक्वल टू 4 एम्पियर, ये 2 एम्पियर, ऐसा कुछ दे देगा, और आपको बोल देगा व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द पाथ वेयर मैग्नेटिक फील्ड 0। बच्चा परेशान, क्या पूछ लिया है, और 4 ऑप्शन आपको दिखेंगे, y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू हाफ x, y इक्वल टू 1x प्लस c, कुछ दे जाए, बच्चा कंफ्यूज क्या करना है, यहाँ पे तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ गया, लेकिन सवाल आसान है, नोट डाउन कर लो बेटा, ठीक है, उतना कुछ कठिन था नहीं ये वाला, आप लोग नोट डाउन कर ले। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क, मैग्नेटिक फील्ड टू सर्कुलर आर्क। एक बार मैं कैमरा को फिक्स कर लेता हूँ, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, पता नहीं किस लिए, व्हाई इज इट हैपनिंग, आई हैव नो क्लू, बट वी कैन फिक्स इट एंड वी विल कंटिन्यू आवर टीचिंग। चलो भाई देखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्या बेटा, सर्कुलर आर्क, कोई बड़ी बात नहीं है यार, तू इधर देख, बचकानी सी चीज है, इधर देख, ये मान ले एक सर्कल है, सर्कल सेंटर में कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर कितना प्रोड्यूस करता है, म्यू नॉट आई बाई 2r, मत भूल,
स्ट्रेट लाइन के लिए क्या था, स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर के लिए क्या था, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। गलती नहीं करना है, यहाँ पे क्या है, म्यू नॉट आई बाई 2 आर, सर्कल के सेंटर में म्यू नॉट आई बाई 2। फॉर्मूला थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आपको अगर कंप्यूटर एग्जाम से तैयारी कर रहे हो तो ये दोनों फॉर्मूला आप लोग याद कर लो। इनफाइनाइट वायर के लिए म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, और इसके लिए म्यू नॉट आई बाई 2 आर, बस ये तो याद कर लो, मोर देन इनफ है। सेंटर में क्या होता है ये, ठीक है। अगर आपको बोलेगा कि एक आर्क ऑफ द सर्कल के लिए बताना है, मतलब कि बस एक आर्क, मतलब सर्कल का एक छोटा सा हिस्सा जो सेंटर में एंगल थीटा सब प्रोजेक्ट कर रहा है, कितना प्रोजेक्ट कर रहा है, थीटा प्रोजेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, जब एंगल 360 डिग्री था, जब सेंटर में एंगल 360 डिग्री था, तब मैग्नेटिक फील्ड क्या था, म्यू नॉट आई बाई 2 आर। जब सेंटर में एंगल 1 डिग्री था तो मैग्नेटिक फील्ड क्या था, म्यू नॉट आई बाई 2 आर 1 बाई 360। और जब सेंटर में एंगल थीटा हो गया तो आंसर क्या होगा, म्यू नॉट आई बाई 2 आर थीटा बाई 360। समझ में, सिंपल यूनिटरी मेथड, और कुछ नहीं, आपको हिसाब किताब कुछ नहीं लगाना, इसका प्रॉपर इंटीग्रेशन से भी डेरिवेशन होके आता है। अब देखो उतना कुछ मतलब नहीं है, अपन लोग इससे ही कर लेंगे डायरेक्टली। समझ में आया कि नहीं। अच्छा, अगर ये थीटा डिग्री में हुआ तो ये फॉर्मूला है, अगर थीटा रेडियन में हुआ, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 आर। 360 की जगह क्या आ जाएगा, 2 पाई, और थीटा किस में होगा बेटा, रेडियन में, मत भूलना, ये वाला चीज़ थोड़ा नोट डाउन कर ले बढ़िया से, ठीक है बेटा। अब इस पे मैं सवाल कराऊंगा आप लोगों को। सवाल देखो भाई, नोट डाउन कर लो, इसके बाद हम सवाल में आते हैं। सवाल बढ़िया है, सवाल बहुत बढ़िया मिलेंगे। मैं तो चाहता था यार क्लास में करा दूँ, क्लास में कराने से मेरा काम बच जाता है, क्योंकि क्लास में कराऊंगा तो आप लोग को, मतलब मैं सवाल दे के रख दूंगा, यहाँ पे मुझे हर एक सवाल खुद कराना पड़ता है, हर एक सवाल खुद सॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि मैं रिलाई नहीं कर सकता कि आप लोग खुद से कर पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा है वो चीज़, ठीक है। और आप में से कुछ बच्चे तो रिप्लाई करते हो, बाकी तो ऐसे ही बैठ के पता नहीं यार, उनका तो अभी वैकेशन ही चल रहा है, तो जाग जाओ, पढ़ाई कर लो यार ढंग से। देख भाई, इनफाइनाइट वायर है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, रेडियस स्मॉल आर, ठीक है। सॉल्व करें भाई, ये सेकंड क्वेश्चन, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट दिस सेंटर, ठीक है। मतलब वायर ऐसा गया, सेमी सर्कल होकर ऐसे निकल गया, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन डायरेक्शन के साथ बताना है। करंट आया, इनफाइनाइट की तरफ निकल गया। एकदम बेसिक वाले सवाल मैं करा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। एकदम बेसिक, मतलब यार बेसिक इसलिए करा रहा हूं ताकि जब होमवर्क दूंगा ना बढ़िया लेवल के सवाल, तब नहीं बोलना चाहिए सर क्या करा दिया अपने को, तो नहीं आ रहा समझ में, ऐसा नहीं आना चाहिए। सर वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा आज वाला, लेकिन आपको करना है, आना चाहिए आपको सारी चीजें, ठीक है। इसको सर्कल ही माने, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो पॉइंट मैंने डॉट दिया है ना बेटा, वहां पे आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, ये सारे के सारे वायर इनफाइनाइट लॉन्ग है। अगर कुछ मेंशन नहीं करता ना तो वायर को आपको इनफाइनाइट लॉन्ग ही मानना है। आपको बताना है बेटा मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ ऑल दिस क्वेश्चंस। चलो भाई स्टार्ट करते हैं, इससे स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोग को आ गया होगा। ये बता, इस वायर के लिए दिस पॉइंट लाइज अलोंग द लेंथ, याद है मैग्नेटिक फील्ड क्या थी, 0। इस वायर के लिए भी इस वायर के लिए भी वायर लाइज, पॉइंट लाइज अलोंग द लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड 0। तो यहाँ पे 3 कंपोनेंट है, जब पहले वायर के सिंपलीफाई कर दे, कंपोनेंट्स में तोड़ दे, 1 2 3, तीनों के लिए डायरेक्शन निकालो। हमको पता है ये दोनों के लिए तो मैग्नेटिक फील्ड 0 है, तो कोई मतलब नहीं कुछ और करने का, तो ये दोनों को इग्नोर कर दे, सिर्फ ये निकाल। इसके लिए क्या होगा, सेमी सर्कल है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, म्यू नॉट आई बाई 2 आर थीटा बाई 360, यानी कि 180 डिग्री बाई 360 डिग्री, कितना होता है, म्यू नॉट आई बाई 4 आर। डायरेक्शन क्या है, करंट पॉइंट नीचे की तरफ, फील्ड अंदर की तरफ यानी कि क्रॉस, ऐसा मेंशन करोगे, ठीक है। इसके लिए बता, ये 0 करंट
पॉइंट बाहर की तरफ, तो पहली बार डॉट आएगा। मैग्नीट्यूड पता भाई सेम, म्यू नॉट आई बाई 4r, क्योंकि सेमी सर्कल के लिए हम निकाल चुके हैं। ठीक है, इसके लिए बताते हैं 1 2 3, वायर को 3 कंपोनेंट में तोड़ दो। 3 कंपोनेंट में तोड़ दिया मैंने। पहला कंपोनेंट की बात करते हैं। पहला कंपोनेंट के लिए तो वायर लाइज अलोंग द लेंथ ऑफ द पॉइंट, सॉरी पॉइंट लाइज अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर। वायर ऐसा है, पॉइंट वहीं पे है, तो कोई मैग्नीट्यूड प्रोड्यूस करेगा ये वाला वायर? नहीं। सिमिलरली दिस वायर लाइज अलोंग द पॉइंट, तो ये वायर भी कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा इस पॉइंट पे? नहीं। तो एकमात्र क्या बच गया? ये वाला। अच्छा, ये वाला कितना एंगल बना रहा है बेटा? सेंटर में 90 डिग्री। इसका आर्क का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? म्यू नॉट आई बाई 2r 90 बाई 360 कितना होता है? म्यू नॉट आई बाई 8r। डायरेक्शन बता मेरे भाई। करंट पॉइंट बाहर की तरफ। थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है? इतना टाइम बेकार में वीडियो लंबा करके फायदा नहीं, इतना आपको आना चाहिए। अगर आपको सारे आंसर आ गए, आप एकदम फास्ट फॉरवर्ड करके आंसर मैच करा लो, ठीक है? इसके लिए देखते हैं, इसके लिए कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा? नहीं। इसके लिए कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा? नहीं। सिर्फ इसके लिए होगा। तो इसके लिए एंगल कितना है बेटा? आर्क एंगल 270 डिग्री। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? म्यू नॉट आई बाई 2r 270 बाई 360 यानी कि 3/4। डायरेक्शन किस तरफ होगा? करंट पॉइंट अंदर की तरफ। समझ में आ गया कि नहीं? यानी कि 3 म्यू नॉट आई बाई 8r, 3 म्यू नॉट आई बाई 8r। इसके लिए बता, अब ये मैं समझाता हूँ ये सवाल में क्या किया गया। सवाल में ऐसे वायर लिया और ऐसा लपेटा मार के लेके चलेगा। इसलिए करंट का डायरेक्शन देख, करंट का डायरेक्शन देख। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करें? इसको सॉल्व करने के लिए आप पहले कंपोनेंट में तोड़ दो। कैसे कैसे कंपोनेंट में तोड़ेंगे? इसको आप सर्कल मान लो और ऐसा मान लो ये पूरा का पूरा इनफाइनाइट वायर है। मान सकते हैं कि नहीं? ये पूरा का पूरा क्या है बेटा? इनफाइनाइट वायर है। अगर ये पूरा का पूरा इनफाइनाइट वायर है, अगर ये पूरा का पूरा इनफाइनाइट वायर है, तो इसके लिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? ये वाला रेडियस क्या है बेटा? हाँ, ठीक है, एक बार सॉल्व करते हैं इसके लिए। ठीक है, मैं ये वाला थोड़ा मिटा दे रहा हूँ ताकि मेरे को लिखने का स्पेस मिल जाए। एकदम बचकाने सवाल करा रहा हूँ मैं, बिल्कुल बेसिक करा रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा मतलब क्लियर हो जाए। बाकी तो बेटा कठिन सवाल आप वैसे भी एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कठिन सवाल खुद से भी कर सकते हो। करंट पॉइंट ऊपर की तरफ, फील्ड बाहर की तरफ। फील्ड बाहर की तरफ मतलब क्या आएगा? डॉट। तो स्ट्रेट वायर के लिए किस तरफ आ रहा है? स्ट्रेट वायर के लिए कितना आ रहा है? म्यू नॉट आई बाई, स्ट्रेट वायर के लिए म्यू नॉट आई बाई कितना? म्यू नॉट आई बाई 2πr। इनफाइनाइट वायर के लिए पता है ना? डॉट। डॉट क्या है? इसको के कैप लिख ले तू, के कैप लिख ले। बाहर की तरफ के कैप भी मान सकता है तू, ठीक है? इसके लिए क्या होगा बेटा? इसके लिए क्या होगा? म्यू नॉट आई बाई 2r। सर्कल के लिए म्यू नॉट आई बाई क्या होता है? 2r। डायरेक्शन क्या होती है यार? सर्कल के लिए मैंने तरीका बताया था, हाथ को करंट की तरफ घुमा, अंगूठा डायरेक्टली मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है, तो अंगूठा क्या दे रहा है? के कैप। ये भी के कैप। समझ में आया? अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप ऐसे देख लो, करंट इस तरफ है, करंट ऐसे है ना, करंट पॉइंट बाहर की तरफ, देख बाहर की तरफ के कैप, ठीक है? तो आंसर क्या हो गया बेटा? ऐड हो गया। समझ में आ रहा है? इसकी बात करते हैं। इसमें क्या लिया? करंट ऐसा गया, फिर यहाँ से ऐसे बैंड हुआ और एकदम इसके नजदीक आ गया, फिर ऐसा चला गया। तो इसको मैं क्या मान सकता हूँ? स्ट्रेट वायर इनफाइनाइट और साथ में एक सर्कल बट द करंट इन क्लॉकवाइज सेंस। इसमें क्या था? इनफाइनाइट वायर, करंट इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। इसमें क्या है? इनफाइनाइट वायर बट करंट इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। करंट इन व्हाट सेंस? एंटी क्लॉकवाइज सेंस। चलो देखो भाई, समझते हैं हम इस चीज को। स्ट्रेट वायर के लिए क्या होगा? म्यू नॉट आई बाई 2πr इंटू के कैप। देख, करंट पॉइंट फील्ड बाहर की तरफ। सर्कुलर वायर के लिए क्या होगा? म्यू नॉट आई बाई 2r, लेकिन डायरेक्शन क्या है? अंदर की तरफ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस के कैप। तो माइनस वाला किसके लिए हो गया? इसके लिए हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा। नोट डाउन सारे के सारे आप लोग कर लें भाई। बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है ये। प्रॉब्लम थोड़ा मतलब सोच के करना, मैं बता रहा हूँ क्या हूँ। दिस इज एक्स एक्सेस, दिस इज वाई एक्सेस एंड दिस इज जेड एक्सेस। ओके, ऑब्वियसली जेड एक्सेस असलियत में ऐसे होता है, आपको पता है, लेकिन हमने 2D डायग्राम में बनाने के लिए ऐसे बनाया हुआ है। करंट वायर आया, इनफाइनाइट से आया, इनफाइनाइट से आया, यहाँ पे सेमी सर्कल बनाया, तो एक्स वाई प्लेन में हो रहा है। पहला जो ये वाला पार्ट एक्स वाई प्लेन में है, और फिर वायर किस प्लेन में, किससे निकला? जेड एक्सिस से निकला। मतलब रियलिटी में डायग्राम बोले तो ऐसा है। आई होप समझ में आ गया होगा। आपको पता है इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बहुत बढ़िया सवाल है, मैं बताता हूँ कैसे करोगे। देखो, जो बच्चे थोड़ा होशियार है खुद से भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात है नहीं। चलो ट्राई करते हैं हम लोग। पहली बात, इस पॉइंट पे इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं। ये क्या है बेटा? हाफ इनफाइनाइट दिख ही रहा है, इनफाइनाइट से लेकर यहाँ तक दिस इज हाफ इनफाइनाइट। तो फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट आई बाई 4πr। अच्छा, डायरेक्शन किस तरफ होगा? किस तरफ? के कैप।
प्लस इस सेमी सर्कुलर वायर के लिए पता करंट पॉइंट अगेन के कैप होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेमी सर्कल है तो म्यू नॉट आई बाई 4r। समझ में आया कि नहीं। इसके लिए क्या होगा, ये वाला असलियत में ऐसे जा रहा है, ये वाला असलियत में कैसे जा रहा है बेटा, ऐसे जा रहा है, तो करंट इस तरफ, पॉइंट ऊपर की तरफ, इस तरफ क्या है बेटा माइनस आई कैप। मैग्नीट्यूड क्या होगा बताओ, हाफ इनफाइनाइट है, ये भी हाफ इनफाइनाइट, अच्छे से देख, ऑरिजिन से शुरू हुआ इनफाइनाइट तक गया, अगर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट होता तो पूरा इनफाइनाइट होता, लेकिन ऑरिजिन से शुरू होकर इनफाइनाइट तक गया, कैन बी कंसिडर्ड हाफ इनफाइनाइट। तो वैल्यू कितना होगा बेटा इसका, वैल्यू कितना होगा म्यू नॉट आई पाई 4πr। तो आंसर बहुत ही खूबसूरत आया है, म्यू नॉट आई पाई 4πr प्लस म्यू नॉट आई बाई 4r के कैप माइनस, ये माइनस हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4πr आई कैप। बहुत बढ़िया सवाल। ऐसे अगर कॉम्प्लिकेटेड सवाल आपको देता है तो आपको बस क्या करना है बेटा, वेक्टरली लिख देना है, और आखिर में अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालने बोलते तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको पता है कि रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस मतलब रूट ओवर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर आप कर सकते हो, वो कोई बड़ी बात नहीं है, तो मैं वो वाला पार्ट में अभी नहीं जा रहा। ठीक है, तो यहाँ तक हुआ ये, और इसमें और भी थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल दे सकता है तो आप वो कर सकते हो। बेटा देखो, करना आपके हाथ में है ना, मैं सवाल के टाइप्स आपको दिखा सकता हूँ, सवाल तो 1000 करोड़ हैं, सवाल के मैं जितने टाइप मैक्सिमम पॉसिबल मैं सारे के सारे टाइप कवर करके जाऊंगा। ठीक है, प्रॉपर ग्रोथ होगी आपके क्वेश्चन में, बट आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा वीडियो को देखने के बाद। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बेटा कोई मतलब ही नहीं बनता मैं जो पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलो अगला वो सवाल है, अगला सवाल सुने। अगला सवाल सर्किट प्रॉब्लम कहते हैं, सर्किट प्रॉब्लम इन मैग्नेटिक्स। थोड़ा बहुत किरचॉफ लगाना है, बाकी कुछ है नहीं खास। ठीक है, बोला है एक सर्किट है ऐसे, ठीक है, ये स्क्वायर है, ये वाला पार्ट को नेग्लिजिबल, इस पार्ट को इग्नोर करते हैं, ये सब पार्ट को प्रॉपर इग्नोर करते हैं, हमको बस स्क्वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। द स्क्वायर इज ए रेजिस्टेंस वायर। व्हाट इज स्क्वायर? इट इज ए रेजिस्टेंस वायर जिसके एक वर्टेक्स में करंट घुस रहा है और डायरेक्टली अपोजिट वर्टेक्स से करंट निकल रहा है। तो आपको ये पता है, ये अगर पोटेंशियल V है, यहाँ से अगर करंट I आ रहा है तो यहाँ से भी करंट कितना आएगा, यहाँ से भी करंट कितना आएगा, I ही आएगा, क्योंकि देखना रास्ता सेम है, रास्ता एक्जैक्टली सेम है। या तू ऐसा हिसाब किताब लगा, मान ले सर्किट से करंट I आता है तो यहाँ से कितना जाएगा बेटा I/2, यहाँ से कितना जाएगा I/2। सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड देख, निकाल डायरेक्शन पहले। इस I/2 के लिए करंट पॉइंट बाहर की तरफ, इस I/2 के लिए करंट पॉइंट बाहर की तरफ, यानी इस एलिमेंट के लिए बाहर की तरफ आ रहा है, इस एलिमेंट के लिए अंदर की तरफ, इस एलिमेंट के लिए अंदर की तरफ। ऑब्वियसली बात है, सिमेट्रिक है, देख इसके लिए जितना मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके लिए भी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसके लिए बाहर की तरफ, इसके लिए अंदर की तरफ। मैं दिखा चुका हूँ डायरेक्शन खुद देख के पता लगा। आंसर क्या आएगा बेटा 0। समझ में आया कि नहीं। तो सर्किट प्रॉब्लम में आंसर आपका जनरली 0 आता है, लेकिन उसको मैं प्रूफ भी करके दिखाऊंगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, बस नोट डाउन कर लो इसको। अब मैं एक बढ़िया सवाल आपको कराता हूँ, ठीक है, लिखो ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस R, a wire of resistance R is made into a circle, and connected to a battery at two random points, Find the magnetic field at center, for the सर्कुलर वायर। मतलब ये पूरा एक सर्कुलर एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है R। मतलब ये पूरे को अगर मैं खोल दूं तो एक स्ट्रेट वायर बनेगा जिसका रेजिस्टेंस क्या है R है। अब मैंने क्या किया, इसको सर्कुलर पार्ट में बनाया और किसी भी दो रैंडम पॉइंट में मैंने कनेक्शन दे दिया बैटरी के साथ। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है, ठीक है। बोला है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। पहली बात ये बता, इस हिस्से में करंट, पहले इस हिस्से का रेजिस्टेंस लिखते हैं। तो खुद एक बात बता, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। R इक्वल टू क्या होता है बेटा, R इक्वल टू क्या होता है, रो L बाई ए। तो जिस हिस्से का ज़्यादा लंबाई वो हिस्से का ज़्यादा रेजिस्टेंस, यानी इस हिस्से का रेजिस्टेंस ज़्यादा, इस हिस्से का रेजिस्टेंस कम। समझ में आ रहा है कि नहीं। अपने को पता है रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, लेंथ। रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, लेंथ। यानी कि अगर ये वाला एंगल थीटा बना रहा है और ये वाला एंगल 2 पाई माइनस थीटा बना रहा है,
सुनना अच्छे से, ये एंगल अगर थीटा है और ये एंगल अगर 2 पाई माइनस थीटा है, अगर एंगल जब सेंटर में, जब इनिशियली कनेक्शन देने से पहले क्या था, इट वॉज लाइक दिस, तो सेंटर में एंगल कितना बन रहा था 2 पाई, तो जब एंगल सेंटर में 2 पाई था तो रेजिस्टेंस कितना था पूरे वायर का, आर। अभी एंगल जब थीटा है, मतलब मैं इसको R1 मान रहा हूँ, इसको R2 मान रहा हूँ, जब एंगल थीटा है R बाई 2 पाई हो गया, जब एंगल थीटा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा R बाई 2 पाई इंटू थीटा, यानी कि आपका R1 हो गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपका R1 हो गया R थीटा बाई 2 पाई। समझ में आया कि नहीं? R2 क्या होगा बताओ, R2 क्या होगा, जब एंगल 2 पाई था तो रेजिस्टेंस R था, एंगल 1 था तो रेजिस्टेंस R बाई 2 पाई, एंगल जब 2 पाई माइनस थीटा है तो रेजिस्टेंस कितना होगा 2 पाई माइनस थीटा बाई 2 पाई। समझ में आया कि नहीं? तो R2 कितना आया बेटा, R इंटू 2 पाई माइनस थीटा अपॉन 2 पाई, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ R2 विच इज कमिंग आउट। ओके, तो नेक्स्ट थिंग अपने को क्या करना है, सुने अच्छे से, नेक्स्ट थिंग अपने को क्या करना है, यहाँ से मान ले करंट I1 जा रहा है, यहाँ से करंट मान ले I2 जा रहा है, ठीक है, तो I1 I2 आपको करंट दिख गया, तो बैटरी से कितना निकल रहा है करंट I1 प्लस I2, बैटरी से कितना करंट निकला है I1 प्लस I2। याद है तेरे को मैंने ऐसा कराया था, इस हिस्से का कोई ज़रूरत नहीं, इसको मैं मिटा रहा हूँ, याद है तेरे को मैंने ऐसा कराया था कि I1 इज टू I2 इज इक्वल टू 1 बाई R1 इज टू 1 बाई R2, याद है कि नहीं, 1 बाई R1 इज टू 1 बाई R2, याद है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, I1 इज टू I2 इक्वल टू 1 बाई R1, अच्छा I1 इज टू I2 मतलब क्या, I1 बाई I2 इज इक्वल टू 1 बाई R1 डिवाइड बाई 1 बाई R2, इट कैन बी रिटन एज R2 बाई R1, सिंपल भाषा में। व्हाट इज R2, R इंटू 2 पाई माइनस थीटा बाई 2 पाई, व्हाट इज R1, R इंटू थीटा बाई 2 पाई, अच्छे से देखेगा 2 पाई कैंसिल, R कैंसिल, क्या आया तेरा 2 पाई माइनस थीटा बाई थीटा। ये बात समझ में आया कि नहीं, यानी आपका I1 बाई I2 आ गया 2 पाई माइनस थीटा बाई थीटा, इतना तक आपका क्लियर होना चाहिए। तो हमारे पास जो कंक्लूजन है, मैं वहाँ पे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, I1 बाई I2 इक्वल टू कितना आ रहा है 2 पाई माइनस थीटा बाई थीटा, ये हमारा कंक्लूजन, इसको लिख लें और बाकी चीज़ मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, अपने को जगह लगेगा, वैसे मैं यहाँ पे भी कर ही सकता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे ही कर देता हूँ, ठीक है। चलो अभी इसके लिए, अच्छा, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड 1 प्लस मैग्नेटिक फील्ड 2 का वेक्टर सम, है ना। इसके लिए मान लो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में कितना आ रहा है B1, और इसके लिए कितना, ऊपर वाले हिस्से के लिए कितना आ रहा है B2। समझ में आया कि नहीं? चल B1 की वैल्यू बता, B1 की वैल्यू बता, इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा कितना आएगा, मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है बेटा म्यू नॉट I बाई 2, रेडियस मान ले स्मॉल आर, रेडियस कितना है मान ले स्मॉल आर है, म्यू नॉट I बाई 2 आर। याद है आर्क ऑफ ए सर्कल का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, आर्क ऑफ ए सर्कल का मैग्नेटिक फील्ड क्या था, म्यू नॉट I बाई 2 आर थीटा बाई 2 पाई। समझ में आया? ये क्या होगा, डायरेक्शन किस तरफ होगी बता, करंट पॉइंट बाहर की तरफ, बाहर की तरफ मतलब कौन सा डायरेक्शन बेटा, के कैप, प्लस V2 क्या होगा, इसके लिए बता मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा म्यू नॉट, अच्छा आई नहीं I1 होगा, सॉरी आई नहीं I1 होगा, V2 क्या होगा म्यू नॉट I2 बाई 2R, ये क्या होगा बेटा बता, नाम क्या है, एंगल कितना है 2 पाई माइनस थीटा बाई 2 पाई माइनस, ये कितना है बेटा 2 पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई। डायरेक्शन क्या है बता, डायरेक्शन क्या है बता, करंट पॉइंट अंदर की तरफ मतलब बेटा माइनस के कैप। एक बार देख लेता हूँ ये जो लास्ट में मैंने लिखा है वो विजिबल है या नहीं, वो प्रॉपर विजिबल है बेटा। अच्छा, यहाँ पे अच्छे से देखेगा तो म्यू नॉट बाई, अच्छा म्यू नॉट बाई 2R 2 पाई, यानी कि 4 पाई आर, म्यू नॉट बाई 4 पाई आर तो कॉमन जा रहा है अपना, म्यू नॉट बाई 4 पाई आर कॉमन जा रहा है, क्या बच रहा है I1 थीटा के कैप माइनस म्यू नॉट बाई 4 पाई आर तो कॉमन जा रहा है, माइनस I2 2 पाई माइनस थीटा के कैप, के कैप कोई बाहर ले ले। अब तो एक बात बता, हमारे पास ये आया था, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर, I1 थीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस थीटा इंटू I2 आ रहा है कि नहीं, I1 थीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस थीटा इंटू I2,
2 पाई माइनस थीटा इंटू I2 आ रहा है कि नहीं, तो ये दोनों क्या हो जाएगा बेटा, कैंसल। मैग्नेटिक फील्ड क्या आया, 0। मैग्नेटिक फील्ड क्या आया, 0। आई होप ये वाला बात आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ से हमको क्या कंक्लूजन मिलता है मैं बताता हूँ, पहले आप लोग लिख लो जो लिखना है, वीडियो को पॉज करके। यहाँ पे आपको कंक्लूजन क्या क्या मिलता है, थोड़ा सुनना ये वाला पार्ट जो अभी मैं बोल रहा हूँ। पहली बात की 0 आया क्यों, पहली बात की 0 आया क्यों। अच्छा एक कंक्लूजन लिख लो, कंक्लूजन ये। अच्छा एक आप बताए, क्या थीटा पे डिपेंड कर रहा है। मैंने तो थीटा का वैल्यू टोटली रैंडम लिया है, मैंने थीटा का कोई डेफिनेट वैल्यू लिया है नहीं, ऐसा लिया कि 60 डिग्री 30 डिग्री कुछ नहीं लिया, मैंने टोटली रैंडम लिया है। यानी कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा, एनी वैल्यू ऑफ थीटा, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में क्या आएगी, 0 फॉर सर्किट प्रॉब्लम। तो इसका एक्सप्लेनेशन लिखे। अच्छा एक और चीज, ये सिर्फ सर्कल के लिए नहीं, सर्कल हो गया ना, आप कहीं पे भी लगाओ, यहां पे लगाओ सर्कल में, आप कहीं पे भी लगाओ सर्कल में, आप कहीं पे भी लगाओ, कहीं पे भी लगाओ, किसी भी 2 पॉइंट में लगाओ, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर क्या आएगा, 0। अच्छा ये सिर्फ सर्कल के लिए नहीं, किसी भी सर्किट के लिए वैलिड है, किसी भी सर्किट के लिए वैलिड है। सर्कुलर ट्राइंगुलर हो गया, स्क्वायर वाला हो गया, स्क्वायर में ऐसा सर्किट के लिए भी वैलिड है, हर सर्किट के लिए वैलिड है बेटा सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया कि नहीं। लेकिन सर कंडीशन एक लिखें, कंडीशन लिखो, फॉर ए क्लोज्ड लूप ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, और यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस लिख दे, फॉर ए क्लोज्ड लूप ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन और यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस, if current is entering at any one point and exiting from other point, if current is entering at any one point and exiting at other point, then the magnetic field due to loop, then the magnetic field due to loop at the center will be 0। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, will be 0। यूनिफॉर्म वायर के लिए होना पड़ेगा, यूनिफॉर्म वायर के लिए होना पड़ेगा। एससी वर्मा में एक चीज दिया हुआ है, मैं बताता हूँ। एससी वर्मा में क्या दिया, बोला कि ऐसा दे दिया और बोला है कि फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। सब बच्चे हाँ भाई सर 0 होगा, एक जगह में घुस रहा है दूसरी जगह से निकल रहा है, अपने प्रूफ करने का जरूरत ही नहीं है। लेकिन एससी वर्मा में क्या किया, यहाँ वाले वायर को थोड़ा मोटा कर दिया, ऐसा एक सवाल है शायद, यहाँ वाले वायर को थोड़ा मोटा कर दिया। तो क्या वो ट्रिक एप्लीकेबल नहीं, देखिए बड़ा एससी वर्मा बुक है, लेजेंडरी बुक है, तो वो थोड़ा हटके ही सोचेगा। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ के वायर को थोड़ा मोटा कर दिया और बोला कि फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। अब बच्चे ट्रिक लगाने लग गए। तो ट्रिक बेटा मैं बता रहा हूँ, ट्रिक थोड़ा खतरनाक चीज़ है। ट्रिक कि हमेशा कंडीशंस जान के रखें, कब एप्लीकेबल है कब नहीं है, ठीक।